मेरा नाम है आर्यन और आप देख रहे हैं डर। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। शाम के 7 बज चुके थे। बाहर हल्की बारिश हो रही थी, लेकिन मोहन को दुनिया की कोई फिक्र नहीं थी। वो सोफे पर पसरा हुआ हाथ में रिमोट लिए टीवी देख रहा था। मोहन का स्वभाव बेहद कमज़ोर था। बहुत बहुत काम करके दिन भर टीवी के सामने बिताता ही उसकी ज़िंदगी का एकमात्र मकसद था। तभी उसकी जेब में रखा फ़ोन ज़ोर ज़ोर से बजने लगा। स्क्रीन पर गांव लिखा था। मोहन ने आलस से कॉल उठाया। दूसरी तरफ उसके सगे चाचा जी थे। हेलो मोहन, बेटा तुरंत गांव आ जाओ। पुश्तैनी ज़मीन का बंटवारा हो रहा है, सब भाई आ चुके हैं, तुम भी आ जाओ और अपने हिस्से की ज़मीन अपने नाम करवा लो। चाचा जी की आवाज़ में गंभीरता थी। मोहन कुछ बोल पाता उससे पहले ही उसकी पत्नी रेखा ने फ़ोन पर झपट्टा मार लिया। रेखा स्वभाव से बेहद कंजूस और लालची औरत थी। मुफ्त की चीज़ या संपत्ति का नाम सुनते ही उसकी आंखों में चमक आ जाती थी। कॉल कटते ही वो मोहन के पीछे पड़ गई। सुनिए जी, हमें अभी के अभी गाँव निकलना चाहिए। हक की ज़मीन है, छोड़ नहीं सकते। अगर देर हो गई तो बाकी लोग हड़प लेंगे, रेखा ने अपनी तीखी आवाज़ में कहा। मोहन ने मना करना चाहा, लेकिन रेखा की जिद के आगे उसकी एक ना चली। अगले ही दिन मोहन अपनी पत्नी रेखा और अपने 10 साल के बेटे पवन को लेकर अपने पुश्तैनी गांव के लिए निकल पड़ा। गांव उनके शहर से लगभग 500 किलोमीटर दूर था। उस दौर में यातायात के साधन सीमित होने और ख़राब रास्तों की वजह से उन्हें गांव पहुंचने में पूरे 14 घंटे का वक्त लग गया। सफ़र लंबा और थकाऊ था, लेकिन रेखा के दिमाग में सिर्फ ज़मीन का लालच घूम रहा था। जब वो गांव के आखिरी रेलवे स्टेशन पर उतरे तो रात के करीब 12 बज चुके थे। चारों तरफ घना कोहरा और सन्नाटा था। स्टेशन की एकमात्र पीली बत्ती टिमटिमा रहे थे, जो डरावने साए पैदा कर रहे थे। वहाँ दूर दूर तक कोई इंसान, कुत्ता या कूली नहीं था। बस सूखी पत्तियां हवा में सरसरा रहे थे। पापा, मुझे डर लग रहा है, पवन ने मोहन का हाथ कसकर पकड़ते हुए कहा। डर मत बेटा, बस थोड़ी ही दूर तो है, मोहन ने खुद के डर को छुपाते हुए कहा। वो तीनों सूनी और अंधेरी पगडंडियों से होते हुए किसी तरह आधी रात को अपने पुश्तैनी घर पहुंचे। चाचा जी ने दरवाज़ा खोला, उन्हें खाना खिलाया और सोने के लिए भेज दिया। थकान के बावजूद रेखा को नींद नहीं आ रहे थे। वो गर्मी की वजह से मोहन को लेकर घर की छत पर टहलने चली गई। जैसे ही उसने छत से नीचे झांका, चांद की मध्यम रोशनी में उसे चाचा जी का विशाल आम का बागान दिखाई दिया। बागान के पेड़ कतराए हुए रसीले आमों से लदे पड़े थे। इतने सारे आम देखकर रेखा का लालच 7वें आसमान पर पहुंच गया। सुनिए जी, ज़रा देखिए तो कितने सारे आम हैं। सुबह होने से पहले क्यों ना हम लोग कुछ आम तोड़ ले, शहर में बेचेंगे तो अच्छे पैसे मिलेंगे, रेखा ने फुसफुसाते हुए कहा। पागल हो गई हो क्या रेखा? चोरी छुपे अपने ही घर के बागान से आम तोड़ोगी? और रात के वक्त वहाँ जाना ठीक नहीं, मोहन ने उसे टोकते हुए मना किया। लेकिन रेखा तो रेखा थे। उसने मुंह फुला लिया और ताने मारने लगी। आखिरकार हमेशा की तरह मोहन को उसकी जिद के आगे झुकना ही पड़ा। ठीक है, सुनो, कल दिन भर मुझे ज़मीन के कागजात का काम है। कल रात जब हम सो जाएंगे तब हम चुपचाप चलेंगे। आधी रात को आम तोड़ेंगे और सुबह की पहली ट्रेन से शहर निकल चलेंगे। अगला दिन कागजी कार्रवाई में बीत गया। रात हुई, सबने खाना खाया और पूरा परिवार सो गया। रात के करीब 1:30 बजे जब चारों तरफ सन्नाटा पसर गया, मोहन और रेखा दबे पांव उठे। उनके हाथ में एक बड़ा सा थैला था और एक टॉर्च थी। पवन कमरे में गहरी नींद में सो रहा था।
बाहर का रास्ता बेहद खौफनाक था। हवाएं थम चुके थे, आसमान में काले बादल थे और दूर दूर तक न कोई इंसान था न कोई जानवर। यहाँ तक कि रात कीड़ों की आवाज़ें भी बंद हो चुके थे। दोनों जैसे ही बागान के अंदर पहुंचे, वहाँ का तापमान अचानक गिर गया। हवा में एक अजीब सी सड़न की बू थी। रेखा ने ज़मीन पर गिरे कुछ आम चुने, लेकिन उसका लालच इतने से कहाँ भरने वाला था। उसने नीचे से एक बड़ा पत्थर उठाया और पेड़ के सबसे घने हिस्से पर दे मारा। मत करो रेखा, कोई जाग जाएगा। मोहन ने फुसफुसाया, मना किया, लेकिन रेखा ने दूसरा पत्थर दे मारा। जैसे ही पत्थर पेड़ की एक घनी टहनी से टकराया, पूरा बागान एक ऐसी चीख से गूंज उठा जिसे सुनकर दोनों के फेफड़े जम गए। किसने मारा? वो किसी आम इंसान की आवाज नहीं थे। वो आवाज इतनी तीखी और डरावनी थी कि मोहन के हाथ से टॉर्च छूट कर गिर गई। दोनों थर थर कांपने लगे। तभी पेड़ की टहनियाँ जोर जोर से हिलने लगी, मानो कोई भारी चीज नीचे आ रही हो। मोहन ने कांपते हाथों से टॉर्च उठाई और पेड़ पर रोशनी डाली। जो मंजर उन्होंने देखा, उनके होश उड़ गए। पेड़ से एक औरत नीचे उतर रहे थे, लेकिन उसका सर उसकी गर्दन पर नहीं था, बल्कि उसने अपने कटे हुए सर को अपनी ही बाएं हाथ के बालों से पकड़ रखा था। कटे हुए गले से खून टपक रहा था। उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल थी और चेहरा पूरी तरह सड़ चुका था। वो औरत नहीं थे, बल्कि एक भयानक चुड़ैल थी। उसने अपना कटा हुआ सिर मोहन और रेखा की तरफ घुमाया और रूह कपाने वाली हंसी हंसने लगी। वो हवा में तैरती हुई उनकी तरफ बढ़ने लगी। तुमने मुझे पत्थर मारा, मेरी नींद खराब की, अब मौत का बदला मौत से होगा। चुड़ैल का कटा हुआ सिर चिल्लाया। मोहन और रेखा ने भागने की कोशिश की, लेकिन उनके पैर जैसे जमीन में धंस चुके थे। अदृश्य ताकतों ने उन्हें जकड़ लिया था। चुड़ैल ने अपने लंबे नुकीले नाखूनों वाले हाथ रेखा की गर्दन की ओर बढ़ाए। रेखा डर के मारे चीख भी नहीं पा रहे थे। उसकी आंखों के सामने मौत नाच रहे थे। माहौल पूरी तरह खौफनाक हो चुका था। चुड़ैल का अंत करने ही वाली थी ये दोनों का। ठहरो! अचानक बागान के अंदर प्रवेश द्वार से एक तेज रोशनी चमकी और कई लाठियों की आवाज आई। मोहन के चाचा जी और गांव के कई लोग हाथ में मशाले और लालटेन लिए वहां आ पहुंचे थे। दरअसल रेखा की चीख और पत्थरों की आवाज सुनकर उनकी आंख खुल गए थे। इंसानों की भीड़ भाड़ और रोशनी देखकर वो चुड़ैल हवा में ही पीछे हटी, एक खौफनाक अट्ठास किया और पलक झपकते ही पेड़ के अंधकार में गायब हो गए। मोहन और रेखा दोनों जमीन पर गिर पड़े। उनकी सांसें तेजी से चल रहे थे। वो बुरी तरह हाँफ रहे थे। जब वो थोड़ा संभले तो उन्हें अपनी इस घटिया हरकत और लालच के कारण चाचा जी और पूरे गांव के सामने घोर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। चोरी छुपे आम चुराने के चक्कर में उन्होंने अपनी जान दांव पर लगा दी थी। सुबह घर पहुंचकर चाय की चुस्की लेते हुए चाचा जी ने उस बागान का इतिहास बताया। मोहन, तुम्हारी पत्नी के लालच ने आज तुम दोनों की जान ही ले ली होती। वो कोई मामूली साया नहीं है। वो सालों पहले से एक ऐसी तूफानी रात को एक औरत इस बागान में आम चुनने आए थे और तेज़ बारिश और हवा चल रही थी। तभी अचानक बिजली कड़की और एक पेड़ की बहुत भारी और पैनी टहनी टूटकर सीधे उस औरत के गर्दन पर गिरी। उसका सिर धड़ से अलग हो गया और वो तड़प तड़प कर वहीं मर गई। तब से उसकी अधूरी ख्वाहिश और गुस्से से भरी आत्मा इसी बागान में भटकती है। जो भी रात को वहाँ जाता है वो उसे जिंदा नहीं छोड़ती। रेखा ने डर के मारे अपने कान पकड़ लिए। उस रात के बाद से उसका सारा लालच और कंजूसी गायब हो गया और मोहन ने भी हमेशा के लिए कसम खा ली कि वो कभी लालच और आलस के चक्रव्यूह में नहीं फंसेगा।
तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही किसी नई कहानी के साथ।